ये वीडियो रहने वाली है UFC 295 की रिकैप वीडियो, जिधर बात करते हैं UFC 295 के मेन कार्ड के बारे में। टू बी ऑनेस्ट, ये मेन कार्ड दिखने में इतना सही नहीं था, जिधर मेन इवेंट और को मेन इवेंट तो सही थी और लास्ट की 3 फाइट्स लैग करती थी बिग नेम फाइटर्स को, बट इसके बाद भी ओवरऑल UFC 295 का मेन कार्ड काफी अच्छा गया। UFC 295 के पूरे मेन कार्ड में हमने फिनिशेस देखे, जिधर एक भी फाइट राउंड 2 के बाद नहीं गई। तो ओवरऑल मैंने जितना इस कार्ड से एक्सपेक्ट किया था, ये कार्ड ने उससे बहुत ज्यादा डिलीवर किया। और अब बात करते हैं UFC 295 के मेन कार्ड की ओपनर फाइट, जिधर फेदरवेट डिवीजन फाइटर डिएगो लोपेज ने राउंड 1 में पैट सबाटिनी को नॉकआउट कर दिया। डिएगो लोपेज से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, स्पेशली जिस वे से उसने मोवजार इवलोएव के साथ फाइट की थी, और उस फाइट के बाद जो नेक्स्ट 2 फाइट्स डिएगो लोपेज ने की, वो दोनों उसने राउंड 1 में फिनिश की हैं। अब फाइट की बात करें तो स्टार्टिंग में पैट सबाटिनी काफी अच्छा कर रहा था स्ट्राइकिंग में, जिधर उसने कपल ऑफ टाइम्स डिएगो लोपेज को कैच किया और एक बार डिएगो लोपेज हल्का सा स्टन भी हो गया था। बट इसी के साथ ये दोनों फाइटर्स ब्रॉल करने लग पड़े, जिधर दोनों फाइटर्स एक दूसरे पर पार्शियल पंचेस को लैंड कर रहे थे। बट इसी ब्रॉल के बीच में डिएगो लोपेज ने एक राइट पंच को थ्रो किया, जिसने पैट सबाटिनी को बुरी तरह से रॉक किया और वो नीचे ड्रॉप डाउन हो गया। अब क्योंकि पैट सबाटिनी इस पंच से स्टन हो गया था, उसने डिसाइड किया कि वो डिएगो लोपेज को टेक डाउन करेगा, बट डिएगो लोपेज के पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी। उसने पैट सबाटिनी के इस टेक डाउन को स्टफ किया और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उसने पैट सबाटिनी को पुश करके नीचे गिरा दिया। और फिर यहीं से स्टार्ट होता है पैट सबाटिनी का नॉकआउट सीक्वेंस। जैसे ही वो वापस खड़े होने लगा, डिएगो लोपेज ने उस पर बिग अपरकट को थ्रो किया। अपने अपरकट को फॉलो करते हुए डिएगो लोपेज ने एक और बिग राइट पंच को थ्रो किया, जिसने बुरी तरह से पैट सबाटिनी को रॉक कर दिया। वो वॉबल करते हुए केज साइड गया और जैसे ही वो ग्राउंड में गिरा, डिएगो लोपेज ने उस पर काफी फास्ट ग्राउंड एंड पाउंड को थ्रो करना स्टार्ट कर दिया और इसी की वजह से रेफरी ने इस फाइट को स्टॉप कर दिया। तो ओवरऑल एक काफी इंप्रेसिव विन बाय डिएगो लोपेज। उसने आज एक एक्सपीरियंस फाइटर को डिफीट कर दिया और वो भी उसको राउंड 1 में नॉकआउट करके। तो ओवरऑल एक काफी इंप्रेसिव विन बाय डिएगो लोपेज। और जब भी डिएगो लोपेज फाइट करता है, ये गारंटी है कि वो फाइट एंटरटेनिंग होने वाली है, क्योंकि बेशक डिएगो लोपेज उस फाइट को जीते ना, बट उसकी हर एक फाइट बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होती है, जहां पर वो हर बार देखता है अपने ओपोनेंट को फिनिश करने का। और अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइट के बारे में, जो एक लाइट वेट डिवीजन फाइट थी, जिधर बेनॉइड सैंडिनेज ने मैट फ्रोवोला को हेड किक से नॉकआउट कर दिया। बेनॉइड सैंडिनेज एक काफी स्केरी फाइटर है, आई मीन उसका निक नेम है गॉड ऑफ वॉर, और वो वैसे ही फाइट करता है। इस फाइट में हम देख सकते थे कि जब भी सैंडिनेज अपने पंचेस या फिर किक्स को थ्रो कर रहा था, तो वो उन पंचेस और किक्स में काफी पावर को यूज कर रहा था, और जब मैट फ्रोवोला उसे ग्राउंड में भी लेके गया तो उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, जिधर उसने मैट फ्रोवोला को ग्राउंड से ही रिवर्स कर दिया और उसके ऊपर टॉप पोजीशन ले ली। अब स्टार्टिंग से बात करें तो दोनों फाइटर्स एक दूसरे को स्टार्टिंग में फील कर रहे थे, जिधर कोई भी फाइटर बिग पंचेस को थ्रो नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अभी लेग किक्स या फिर बॉडी किक्स को थ्रो कर रहे थे। जिधर थोड़े टाइम बाद मैट फ्रोवोला ने एक बॉडी किक को थ्रो किया, जो एक्चुअली में सैंडिनिस के गार्ड के अंडर लैंड हुई, यानी कि बॉडी पर लैंड हुई, जिसके बाद पता नहीं सैंडिनिस को क्या हो गया, उसने और भी ज्यादा पावर से बॉडी किक को थ्रो किया, जिसको मैट फ्रोवोला ने ब्लॉक भी किया, बट स्टिल उस बॉडी किक में इतनी ज्यादा पावर थी कि मैट फ्रोवोला नीचे गिर गया। बेनॉइड सैंडिनिस एकदम से गिलेटिन चोक के लिए जंप इन कर गया, बट जब मैट फ्रोवोला ने उसे हल्का सा स्लैम किया तो वो लॉक पोजीशन सैंडिनिस ने लूज कर दी, जिसके बाद मैट फ्रोवोला के पास टॉप पोजीशन आ गई। बट जैसे मैंने पहले कहा कि सैंडिनिस ग्राउंड में भी काफी स्ट्रांग था, उसने काफी अच्छी टेक्निक को यूज किया, जिधर उसने मैट फ्रोवोला को अपनी बॉडी से हल्का सा साइड किया और फिर अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसने मैट फ्रोवोला को पुश कर दिया और उसके ऊपर आ गया। बट ये पोजीशन भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, और जैसे ही मैट फ्रोवोला वापस अपने फीट में खड़ा हुआ, उसने सैंडिनिस को पिक किया और एक बिग स्लैम से उसको ग्राउंड में लेके चले गया। बट यहां पर भी सैंडिनिस की ग्राउंड गेम काफी अच्छी थी, वो वापस अपने फीट में खड़ा हुआ और फिर से मैट फ्रोवोला को प्रेशर करना स्टार्ट कर दिया। अब मैट फ्रोवोला चाहता था कि वो इस प्रेशर से दूर जाए, इसलिए अपने डिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए उसने सैंडिनिस को पुश किया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सैंडिनिस को अपने ऊपर से पुश करने के बाद मैट फ्रोवोला बैक डाउन हो रहा था, बट ये करते टाइम वो गलती ये कर गया कि उसने अपने पूरे गार्ड को नीचे रखा था। अब आई डोंट नो मैट फ्रोवोला के माइंड में उस टाइम पर क्या चल रहा था, क्योंकि अगर हम नॉकआउट सीक्वेंस का रीप्ले देखें तो उधर हम साफ देख सकते हैं कि सैंडिनिस ने अपनी हेड किक को बहुत ज्यादा टेलीग्राफ किया था, यानी कि उसने वाइंड अप करके पूरा टाइम लिया था इस हेड किक को थ्रो करने के लिए। बट मैट फ्रोवोला ने इस चीज पर अटेंशन पे नहीं की, जिसकी वजह से जब सैंडिनिस ने वो हेड किक को थ्रो किया तो वो हेड किक डायरेक्टली लैंड हुई मैट फ्रोवोला के हेड पर, जिसकी वजह से मैट फ्रोवोला नॉकआउट हो गया। जैसे ही मैट फ्रोवोला नीचे गिरा, उसी टाइम पर मैट फ्रोवोला नॉकआउट हो गया था, बट उसके गिरते गिरते सैंडिनिस ने एक बिग
राइट पंच को भी थ्रो किया और वो भी मैट फ्रोवोला पर लैंड हुआ था। तो ओवरऑल एक काफी इंप्रेसिव विन बाय बेनियोट सैंडेनिस, जिधर इस विन के बाद वो पूरा इंसेन हो गया और उसने सारे टॉप फाइटर्स को कॉल आउट किया। सबसे पहले उसने मैथ्यूज गैमरॉट और डस्टिन पोरिये को कॉल आउट किया, बट उसके बाद उसने ये कहा कि वो एक रियल बीएमएफ है और वो चाहता है कि वो जस्टिन गेची के साथ बीएमएफ टाइटल के लिए फाइट करे। जस्टिन गेची के बाद उसने लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव को भी कॉल आउट किया, जिधर उसने ये कहा कि वो जानता है कि इस्लाम महाचेव उसके साथ 3 राउंड्स तक नहीं जा पाएगा। तो ओवरऑल तो ये एक बहुत इंप्रेसिव विन थी, बट व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या बेनियोट सैंडेनिस टॉप लाइटवेट डिवीजन फाइटर्स को हरा सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइट की, जो एक विमेंस टॉपवेट डिवीजन की थी, जिधर जेसिका अंड्राज ने राउंड 2 में मैकेंजी डर्न को नॉकआउट कर दिया। वेरी डिसअपॉइंटिंग फाइट बाय मैकेंजी डर्न। आई डोंट नो वो क्या कर रही थी, और इस पूरी फाइट में मुझे ऐसा लगा कि मैकेंजी डर्न इस फाइट में एक फीमेल वर्जन है पैडी पिमलेट की। पता नहीं कहां वो अपनी चिन को लेके जा रही थी, पूरा टाइम उसकी चिन ऊपर रह रही थी और 2-3 बार नॉकडाउन होने के बाद भी उसने अपनी चिन को नीचे नहीं किया। जेसिका अंड्राज फीमेल के कंपैरिजन में एक ट्रक की तरह हिट करती है, और ऐसे डेंजरस फाइटर के सामने अपनी चिन को वाइड ओपन करके उसे पुश करना बहुत गलत स्ट्रेटेजी थी। अब फाइट की स्टार्टिंग से बात करें तो ये मैं बोलूंगा कि फाइट की स्टार्टिंग में मैकेंजी डर्न ज्यादा बेटर कर रही थी, जिधर वो अपने जैब्स को यूज कर रही थी, वो लेग किक्स को यूज कर रही थी और कंटिन्यूअसली मूव करते रह रही थी। उसने जेसिका अंड्राज पर कपल ऑफ फ्रंट किक्स को भी थ्रो किया, जिसके बाद वो हेडलॉक लगा के जेसिका अंड्राज को ग्राउंड में भी लेके गई, बट उधर जेसिका अंड्राज काफी स्मार्टली डेंजर से बाहर निकल गई और अपने डिस्टेंस को फिर से मेंटेन कर लिया। अब यहां तक की बात करें तो यहां तक मैकेंजी डर्न ज्यादा बेटर कर रही थी, बट इसके बाद जब भी मैकेंजी डर्न ने ज्यादा पंचेस को थ्रो किया है, जेसिका अंड्राज ने हमेशा उसे काउंटर किया और मल्टीपल टाइम्स उसको नॉकडाउन कर दिया। एक या फिर 2 नॉकडाउन के बाद मैकेंजी डर्न को यह पता होना चाहिए था कि जब भी वो जेसिका अंड्राज के साथ ब्रॉल करने का देख रही है और ज्यादा पंचेस को थ्रो कर रही है, तो जेसिका अंड्राज उसे बिग हुक से कैच कर ले रही है। तो इसीलिए अब उसे चाहिए कि वो ज्यादा पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो ना करे और सिर्फ अपने जैब्स और लेग किक्स को थ्रो करे, थोड़ी सी रेसलिंग की भी ट्राई करे, ताकि वो जेसिका अंड्राज को ग्राउंड में लेके जा सके, क्योंकि मैकेंजी डर्न की रियल स्ट्रेंथ है ग्राउंड गेम। बट मैकेंजी डर्न ने ऐसा जरा भी नहीं किया, और जब भी उसने वाइल्ड रहकर अपनी चिन को ऊपर करके जेसिका अंड्राज को पुश किया, जेसिका अंड्राज ने काफी स्मार्ट वे से उसे हर टाइम काउंटर किया, और जब भी मैकेंजी डर्न इस काउंटर से नॉकडाउन हो जा रही थी, जेसिका अंड्राज ने उधर भी काफी अच्छा आईक्यू दिखाया, जिधर हर टाइम उसने मैकेंजी डर्न को स्टैंड अप होने दिया और फिर उसके साथ एक स्ट्राइकिंग फाइट की। मैकेंजी डर्न का नॉकआउट होने का भी यही रीजन था, जिधर हम देख सकते हैं कि जेसिका अंड्राज मैकेंजी डर्न को पुश कर रही थी और मैकेंजी डर्न बैक डाउन तो हो रही थी, बट उसकी चिन टक डाउन होने की जगह बिल्कुल हवा में थी, और इसी के बीच मैकेंजी डर्न ने एक बिग राइट पंच को थ्रो किया, जिसने मैकेंजी डर्न को नॉकआउट कर दिया। तो एक काफी इंप्रेसिव विन बाय जेसिका अंड्राज, क्योंकि जब भी मैकेंजी डर्न फाइट करती है तो उसके पीछे काफी ज्यादा हाइप रहती है, तो ऐसे फाइटर को बीट करके अपनी 3 फाइट लूजिंग स्ट्रीक को बीट करना एक काफी बड़ी बात है, और अब जेसिका अंड्राज का कॉन्फिडेंस फिर से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। बट इसी के साथ रियली डिसअपॉइंटेड बाय मैकेंजी डर्न, क्योंकि जहां पर उसको रेसलिंग यूज करके जेसिका अंड्राज को ग्राउंड में लेके जाना चाहिए था, उधर मैकेंजी डर्न ब्रॉल कर रही थी, वो भी पैडी पिमलेट की तरह। और अब बात करते हैं UFC 295 की को-मेन इवेंट फाइट के बारे में, जिधर हेवीवेट फाइटर टॉम एस्पिनल ने नॉकआउट कर दिया सर्गे पाव्लोविच को। इसी विन के साथ टॉम एस्पिनल अब इंटरम हेवीवेट चैंपियन बन गया है, जिसका मतलब यह है कि उसकी गारंटी नेक्स्ट फाइट होगी फॉर द अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट बेल्ट के लिए। अब इस फाइट की पूरी रिएक्शन वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट। इस फाइट को टॉम एस्पिनल ने काफी इजी बना दिया, जिधर उसने सर्गे पाव्लोविच, जिसको सारे मानते हैं कि सबसे ज्यादा डेंजरस फाइटर है, कुछ लोग उसे व्हाइट फ्रांसिस नगानू भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी पावर इंसेन है, और ऐसे फाइटर को अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में ही फिनिश कर देना काफी इंप्रेसिव है। आई टोल्ड यू गाइस कि टॉम एस्पिनल की स्पीड बहुत ज्यादा है। आई थिंक टॉम एस्पिनल की स्पीड इस पूरी हेवीवेट डिवीजन में सबसे ज्यादा है, और इस फाइट में भी हम देख सकते थे कि जब टॉम एस्पिनल ने अपने फर्स्ट 1-2 पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो किया, जिसने सर्गे पाव्लोविच को बुरी तरह से हर्ट कर दिया था, वहां पर भी हम देख सकते थे कि जब टॉम एस्पिनल ये पंचेस को थ्रो कर रहा था, तो सर्गे पाव्लोविच कितना ज्यादा लेट हो गया था इन पंचेस का रिएक्शन देने में। अपनी फाइट्स में सर्गे पाव्लोविच काफी ज्यादा हुक्स को थ्रो करता है, और जब टॉम एस्पिनल उस पर 1-2 स्ट्रेट पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो कर रहा था, तब भी सर्गे पाव्लोविच ने इस लेफ्ट हुक को ही थ्रो किया, बट वो ये हुक थ्रो करने में इतना ज्यादा लेट हो गया कि तब तक टॉम एस्पिनल का बिग पंच लैंड हो गया, और उसके बाद फिर से इसी 1-2 पंच कॉम्बिनेशन ने सर्गे पाव्लोविच को नॉकआउट कर दिया। अब ये चीज तो मैं जानता था कि टॉम एस्पिनल अपनी फीट में बहुत ज्यादा फास्ट है, बट इस फाइट में उसने जिस वे
से अपनी हेड मूवमेंट को दिखाया है वो भी काफी इंप्रेसिव है। सर्गे पाव्लोविच के पास 6 इंच की रीच एडवांटेज थी और जब उसने टॉम एस्पिनल को अर्ली सेकंड्स में कैच किया था उसके बाद भी टॉम एस्पिनल ने अपनी फाइटिंग गेम को नहीं चेंज किया और जैसे वो अपनी फाइट्स में यूजुअली हेड मूवमेंट से पंचेस को डॉज करता है एग्जैक्टली द सेम वे उसने इस फाइट में भी करके दिखा दिया। बहुत ही फास्ट वे से उसने अपने डिस्टेंस को क्लोज किया और एकदम से सर्गे पाव्लोविच के ऊपर 1-2 पंच कॉम्बिनेशन वो भी 2 बार थ्रो कर दिया और मैं कंफ्यूज था कि क्या ये हैवीवेट डिवीजन है। सीरियल खान के अलावा मैंने किसी को भी नहीं देखा है हैवीवेट डिवीजन में इतना फास्ट मूव करते हुए और उधर भी सीरियल खान हल्का सा स्लो लगता है बट टॉम एस्पिनल तो बहुत फास्ट है। तो ओवरऑल एक काफी इंप्रेसिव विन और अगर मेरे से पूछें तो मैं तो चाहता हूं कि टॉम एस्पिनल की नेक्स्ट फाइट हो जॉन जोन्स के साथ, बट इस फाइट के होने के चांसेस काफी कम है क्योंकि 8 to 10 मंथ्स की इंजरी के बाद जब जॉन जोन्स वापस आएगा तो वो स्टीपे के साथ फाइट करेगा और जो भी उस फाइट से जीतेगा, जहां पर मोस्टली चांसेस हैं कि जॉन जोन्स उस फाइट को जीत जाए, तो फिर उसके बाद जॉन जोन्स रिटायर हो जाएगा। मोस्ट लाइकली आई नो कि यही होने वाला है बट आई रियली होप कि ऐसा ना हो और हमें देखने को मिले जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की एक इनसेन फाइट। बट एनीवेज अब बात करते हैं UFC 295 की मेन इवेंट फाइट जो लाइट हेवीवेट डिवीजन की थी, जिधर एलेक्स परेरा ने जिरी प्रोहास्का को नॉकआउट कर दिया और अब वो इस डिवीजन का न्यू लाइट हेवीवेट चैंपियन बन गया है। अब जस्ट लाइक को मेन इवेंट फाइट मैंने एलेक्स परेरा और जिरी प्रोहास्का के भी एक अलग से वीडियो बनाई है, तो प्लीज मेक श्योर कि उस वीडियो को भी जरूर से देखना और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। आई थिंक एलेक्स परेरा डेफिनेटली टॉप 2 में एंट्री लेता है फॉर द बेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट एथलीट ऑफ ऑल टाइम। तो एलेक्स परेरा से पहले हेनरी सोहुडो को बोला जाता था बेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट एथलीट क्योंकि उसके पास 3 अचीवमेंट्स थी, जिधर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना एक काफी बड़ी बात है। बट इसी के साथ अब एलेक्स परेरा ने 4 बेल्ट्स को जीता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम सब किसको आगे रखोगे, एलेक्स परेरा को या फिर हेनरी सोहुडो को। बट अब फाइट की बात करें तो ये फाइट एक काफी टेंशन वाली फाइट थी, जिधर दोनों ही फाइटर्स एक्सट्रीमली फोकस दिख रहे थे और दोनों ही फाइटर्स काफी अच्छी फाइट भी कर रहे थे। एक तो एलेक्स परेरा का लेफ्ट हुक हो गया, वो तो सबको ही शॉक करता है, बट इसी के साथ नोटिस करने वाली बात तो ये है जो एलेक्स परेरा को काफी ज्यादा डेंजरस बनाती है, वो है एलेक्स परेरा की लेग किक्स। एलेक्स परेरा की लेग किक्स वन ऑफ द बेस्ट लेग किक्स होंगी और पहले मैं इजराइल अदसानिया को मानता था कि उसके लेग किक्स सबसे ज्यादा बेटर है, बट जब से एलेक्स परेरा UFC में आया है और टॉप लेवल में फाइट कर रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि एलेक्स परेरा की लेग किक्स और भी ज्यादा लीथल हैं और मेरी ओपिनियन में एलेक्स परेरा की ये लेग किक्स सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। अब एलेक्स परेरा का स्टांस एक किक बॉक्सिंग स्टांस है, जिसका मतलब ये है कि वो काफी हाई खड़ा रहता है और इसी स्टाइल से जिस वे से वो अपनी लेग किक्स को थ्रो करता है वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि ओपोनेंट्स को जल्दी पता भी नहीं लगता और जब तक उनको चांस मिलता है रिएक्शन देने का तब तक वो बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं और एलेक्स परेरा अपनी किक को थ्रो कर देता है। जिरी प्रोहास्का की फाइट में भी हम यही देख सकते थे कि जब एलेक्स परेरा इन लेग किक्स को थ्रो कर रहा है तो जिरी प्रोहास्का का रिएक्शन बहुत लेट आ रहा है, जिसकी वजह से वो लेग किक्स लैंड हो जा रही हैं, जहां पर एक लेग किक एलेक्स परेरा ने इतनी हार्ड थ्रो की कि उस लेग किक ने जिरी प्रोहास्का को ऑफ बैलेंस कर दिया और जिरी प्रोहास्का ग्राउंड में गिर गया। इसी के साथ जिस एंगल से हमें फाइट शो हो रही थी उस एंगल से ये भी लग रहा था कि एलेक्स परेरा ने अपने गिलेटिन चोक को लॉक कर दिया है, बट ऐसा नहीं हुआ और जब जिरी प्रोहास्का एलेक्स परेरा को ग्राउंड में लेके गया तो इधर भी एलेक्स परेरा ने काफी अच्छा किया, जिधर उसने कपल ऑफ एल्बोस के अलावा ज्यादा कुछ लैंड नहीं होने दिया और इससे ये पता लगता है कि एलेक्स परेरा अपनी ग्राउंड गेम में भी कितना ज्यादा इवॉल्व हो रहा है। बट इस टेक डाउन के बाद जब एलेक्स परेरा वापस खड़ा हुआ तो पता नहीं क्यों मुझे एलेक्स परेरा थोड़ा सा स्लो दिखा और एकदम से जो जिरी प्रोहास्का अपने पंचेस को मिस कर रहा था वो पंचेस जिरी प्रोहास्का के लैंड होने लग पड़े। जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ रही थी जिरी प्रोहास्का ज्यादा मोमेंटम को गेन कर रहा था, वो एलेक्स परेरा को प्रेशर करने लग पड़ा और उस पर बिग पंचेस को लैंड करने लग पड़ा। एलेक्स परेरा को प्रेशर करते हुए जिरी प्रोहास्का ने एक बिग पंच को भी थ्रो किया था, जिधर फाइट को फिर से देखने के बाद ये चीज मैं बोल देता हूं कि उधर एलेक्स परेरा रॉक हो गया था, बट इसके बाद जो उनके बीच में क्लिंच हुआ उस क्लिंच ने एलेक्स परेरा को सेव कर लिया, उसको रिकवर होने का टाइम दे दिया और जब यही सेम चीज जिरी प्रोहास्का ने फिर से ट्राई की तो इस बार एलेक्स परेरा रेडी था, उसने जिरी प्रोहास्का को राइट हुक से काउंटर किया और बहुत कम स्पेस होने के बाद भी उसने जिरी प्रोहास्का के ऊपर अपने आइकॉनिक लेफ्ट हुक को थ्रो किया, परफेक्टली जिरी प्रोहास्का की चिन पर लैंड हुआ और जिरी प्रोहास्का ड्रॉप हो गया। अब यहां तक तो ये फाइट काफी अच्छी जा रही थी, बट इसके बाद इस फाइट को लेकर जो कंट्रोवर्सी है वो यहां से स्टार्ट होती है। तो अब जैसे ही जिरी प्रोहास्का ग्राउंड में गिरा उसने एलेक्स परेरा की लेग्स को हक कर लिया, जिसकी वजह से एलेक्स परेरा ने उस पर पंचेस और एल्बोस को
थ्रो किया, जिधर फर्स्ट टाइम देखने में ऐसा लगा कि इन्हीं बिग एल्बोस की वजह से यिरी प्रोहास्का वापस ग्राउंड में गिर गया, जहां पर यिरी प्रोहास्का नॉकआउट हो गया। बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं था, क्योंकि बेशक यिरी प्रोहास्का को उन बिग एल्बोस ने हर्ट कर दिया था, बट जब यिरी प्रोहास्का ग्राउंड में गिरा तो वो कंप्लीटली नॉकआउट नहीं था। अब आई डू एग्री कि रेफरी को चाहिए था कि वो एटलीस्ट 5 सेकंड्स तक और ज्यादा फाइट को जाने दे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फाइट है। आई मीन चैंपियनशिप बेल्ट लाइन पर लगी हुई है, तो इसलिए रेफरी को चाहिए था कि वो कुछ सेकंड्स के लिए और ज्यादा फाइट को जाने दे। बट इसी के साथ मैं ये भी बिलीव करता हूं कि इवन इफ अगर ये फाइट कुछ सेकंड्स के लिए और भी चले जाती, तो तब भी एलेक्स परेरा यिरी प्रोहास्का को नॉकआउट कर देता। एलेक्स परेरा के पास टॉप पोजीशन थी, और जितना यिरी प्रोहास्का हर्ट था, मुझे नहीं लगता कि यिरी प्रोहास्का उस पोजीशन से बाहर निकल पाता और इवेंचुअली फिर वो नॉकआउट हो जाता। बट ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती, क्योंकि फाइट खत्म होने के बाद जब यिरी प्रोहास्का ने इंटरव्यू दिया, तब उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वो उस टाइम पर नॉक हो गया था। तो ओवरऑल ये फाइट भी काफी अच्छी फाइट थी, जिधर एलेक्स परेरा अब लाइट हेवीवेट चैंपियन बन गया है, और मेरे ओपिनियन में उसने इस फाइटिंग करियर में सब कुछ अचीव कर लिया है। अब आई नो कि एलेक्स परेरा चाहता है कि वो इजराइल अदेसाया से एक और बार फाइट करे, बट इवन इफ अगर उसकी इजराइल अदेसाया के साथ फाइट नहीं होती है, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बड़ी बात होगी, क्योंकि ये चीज हम सब जानते हैं कि इस राइवलरी में एलेक्स परेरा 3-1 से आगे है। बट इवन आई वांट कि इजराइल अदेसाया और एलेक्स परेरा के बीच एक और फाइट हो जाए, बट जो एलेक्स परेरा का नेक्स्ट ओपोनेंट होगा वो होने वाला है फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन जमाल हिल। तो अभी एलेक्स परेरा को चाहिए कि वो इजराइल अदेसाया पर ज्यादा फोकस ना करे, और जो उसके सामने नेक्स्ट ओपोनेंट है यानी कि जमाल हिल है, उसको लेकर ज्यादा फोकस करे। सो ओवरऑल ये थी UFC 295 की रीकैप वीडियो। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस होल इवेंट? क्या तुम्हें UFC 295 इंप्रेसिव कार्ड लगा या फिर नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।